गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? और जीके क्विज क्लास में सबसे पहले तो आज के क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि डेली आप इसका नोट्स बनाते जाइए और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में ये आपके लिए बिल्कुल और बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास। और आज की क्लास में पहला सवाल आपके सामने कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए। देखिए सीजीएल 2019 ने इसको पूछा था कि किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए थे। ऑप्शन है आपके सामने 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। और सही उत्तर है आपका प्यारे अभ्यर्थियों 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बात करें अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की तो प्यारे अभ्यर्थियों अप्रैल 1990 में शुरू होने वाली थी ये। इसको अप्रैल 1990 में शुरू करना था, लेकिन इसे 1992 में पेश किया गया। बात करें तो उस समय देखिए जो भारत देश था अपना, ये भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ये भारत में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई, ये भारत में एलपीजी बेस पर बात करें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 चरणों में इसकी शुरुआत हुई थी आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना की। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अहिंसा का सिद्धांत भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिनका जन्म किस महाजनपद में हुआ था। देखिए दिल्ली पुलिस ने इसे पूछा है। काशी, कौशल, वज्जी या फिर अंग महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों? और बात करें तो सही उत्तर है आपका महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत हुआ था। बात करें तो देखिए आधुनिक बिहार में एक गणतांत्रिक एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी, यानी एक गणतांत्रिक जो महाजनपद था वो आपका क्या था, वो वज्जी था, जिसकी राजधानी आपकी क्या थी, वैशाली हुआ करती थी। प्राचीन भारत में कुल अगर बात करें तो देखिए 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपद में ये एक प्रमुख महाजनपद था आपका वज्जी, जहाँ पे भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, 6ठी शताब्दी अगर ईसा पूर्व की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रसिद्धि पाने वाले जो विशेष राज्य हुआ करते थे, इन्हें महाजनपद कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियां, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। 2 राजधानियां तो जम्मू कश्मीर की भी हैं, एक तो जम्मू और दूसरी श्रीनगर। लेकिन बात यह है कि सवाल के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आप देखिए पूछा गया है कि किस राज्य की 2 राजधानियां हैं, और जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। हम राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर होगा, यानी हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां, ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी शिमला और शीतकालीन राजधानी आपकी धर्मशाला। बात करें तो देखिए जब सर्दियों में बहुत ज्यादा विशेषकर जब बर्फ जम जाती है तो शिमला की जो सड़कें हैं वो बर्फ से ढक जाती हैं, जाम हो जाती हैं। ऐसे में थोड़ा सा यातायात में संकट उत्पन्न होता है, इसलिए 2 राजधानियां कर दी गई। प्यारे भर्तियों बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी आपकी 2 ही राजधानियां हैं। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका, आप सभी को पता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी इसकी जम्मू हुआ करती थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने एनटीपीसी 2022 का कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा इसे लागू किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, या उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, या किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका कि किसी भी न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। बात करें तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के आपके अनुच्छेद 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है, हालांकि हमने इन तत्वों को आयरिश संविधान से लिया है, यानी आयरलैंड से लिया है। इन तत्वों का राज्य के शासन संचालन में मूलभूत तत्व होने के बावजूद इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यहां तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पे आएंगे। सीएचएसएल 2017 का प्रश्न है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इरिडोलॉजी या फिर प्लैनेटोलॉजी। और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों सेलेनोलॉजी, यानी चंद्रमा की सतह और आंतरिक सतह का जो एक अध्ययन है वो अध्ययन आपका सेलेनोलॉजी कहलाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें कॉस्मोलॉजी की तो कॉस्मोलॉजी आपके ब्रह्मांड का अध्ययन है, ब्रह्मांड का अध्ययन आपके कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। इरिडोलॉजी की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो आपकी आइरिस का जो अध्ययन होता है, आइरिस का अध्ययन यानी आंखों का, ये आपका इरिडोलॉजी है। और ये जो आपका प्लैनेटोलॉजी
प्लेनेटोलॉजी है, ये आपके ग्रहों का अध्ययन आपका प्लेनेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है आपका आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। यूपी SSSC लोअर 2019 में पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय द्वारा क्या होता है कि आपके आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए आम बजट से एक दिन पहले जो लाया गया दस्तावेज है वो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है आम बजट लाने के ठीक एक दिन पहले। ये जो सर्वेक्षण है ये एक साल के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन की एक विस्तृत रिपोर्ट होती है जो कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। CHSL 2023 ने अगला प्रश्न पूछा कि लोग ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कितनी संख्या है, जो रिंग्स बने होते हैं उसमें कितनी संख्या है। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है आपका 5 रिंग्स पाए जाते हैं। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 5 रिंग्स पाए जाते हैं ओलंपिक ध्वज में। प्यारे अभ्यर्थियों 5 रिंग्स पाए जाते हैं और ये जो 5 रिंग्स पाए जाते हैं ओलंपिक के ध्वज पर, ये दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया के 5 महाद्वीपों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो नीला रिंग्स है, मतलब सभी रिंग्स के जो कलर हैं वो अलग अलग हैं। नीला जो रिंग है आपका वो यूरोप का है, पीला जो रिंग्स है आपका, पीला जो रिंग्स है वलय है वो आपके एशिया का है, जो काला रिंग्स है वो अफ्रीका का है, जो हरा रिंग्स है वो ऑस्ट्रेलिया का है, और जो लाल रिंग्स है वो आपके अमेरिकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी उत्पादक राज्य है। MTS 2021 ने इसे पूछा। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका कर्नाटक राज्य। बात करें कर्नाटक राज्य की तो कर्नाटक राज्य जो है तो सूरजमुखी की खेती में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है। ये क्या है कि सूरजमुखी की जो खेती है वो आपका एक तिलहनी फसल है। भारत में मुख्य तौर पर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 6 राज्यों में सूरजमुखी की फसल का उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र है, बिहार है, ओडिशा है, साथ ही साथ तमिलनाडु है। लेकिन इन सभी 6 राज्यों में से आपका कर्नाटक राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी उत्पादक राज्य है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तारापुर, काकरापर, नरौरा या फिर कुडनकुलम। और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका नरौरा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करेंगे तो नरौरा परमाणु शक्ति जो परियोजना है प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित नरौरा नामक एक स्थल पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे निकट स्वदेशी डिजाइन और भारी जल आधारित, जहां पे 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर आपके 1991 से 92 के बीच में स्थापित किए गए थे, कार्यरत हैं। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आएंगे। करंट अफेयर का प्रश्न है, जनरल टूलैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वियतनाम, केन्या, थाईलैंड, मंगोलिया। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका वियतनाम। वियतनाम में क्या है कि हाल ही में जनरल टूलैम को वियतनाम का एक नया राष्ट्रपति चुना गया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए इन्हें क्या किया गया है कि वियतनाम की जो संसद है नेशनल असेंबली द्वारा 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए हैं। और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों ए ऑप्शन, यानी दीपा कर्माकर। बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों दीपा कर्माकर की तो दीपा कर्माकर ने क्या किया है कि एशियाई जिम्नास्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। इन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2024 में महिला वर्ग के वॉल्ट फाइनल में 13.56 के स्कोर के साथ जीत हासिल की है। हालांकि प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो दीपा कर्माकर पेरिस ओलंपिक के लिए जो है तो कोटा नहीं चुन पाई हैं। अगले नंबर पे बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल की। इससे पहले कि कल के प्रश्न की बात करेंगे, कल का प्रश्न आपके सामने था। मैंने पूछा था आपसे कि जो यूपी पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक एसिड प्रूफ बॉडी एक प्रोटेक्टर एक बनाया था, इस जैकेट का क्या नाम था। और इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आप सभी ने दिया है। सही उत्तर इसका प्रज्वला। सही उत्तर देने वाले जो अभ्यर्थी हैं तो प्यारे अभ्यर्थियों रानी, छोटी रानी, रेशमा और पूजा कुशवाहा, इन 4 ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा कि सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सुनिएगा, असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल या फिर पंजाब। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर कमेंट करिएगा। में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।